बेटा बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रहा है और आज जो है वो हम बात करेंगे फाइनेंशियल लीवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल लीवरेज है क्या। जो हमको कैपिटल चाहिए होती है उसमें हम जानते हैं दो सोर्सेज हैं। एक तो हमारा वो है इक्विटी वाला जिस पे हमें कोई फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, और एक होता है बोरोड फंड जिसमें हमको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देना होता है, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। और एक और हमारे पास क्लास ऑफ शेयर्स होती हैं, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स। उस पर भी कोई चीज़ फिक्स्ड होती है। क्या फिक्स्ड होती है? रेट ऑफ डिविडेंड। तो जब मैं फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल की बात करूं तो उसमें बोरोड फंड भी आते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी आते हैं। प्रेफरेंस शेयर पे क्या फिक्स्ड होता है? डिविडेंड फिक्स्ड होता है। और जो आपका बोरोड फंड है उसमें क्या फिक्स्ड होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है। तो फाइनेंशियल लीवरेज है क्या? द इंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, द इंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल अलॉन्ग विद इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको हम फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। अब क्या है जो ये फाइनेंशियल लीवरेज है? आपको पता है कि जब हम डेट अमाउंट को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हैं या फिक्स्ड कॉस्ट वाली चीज़ें आपके कैपिटल में इंक्लूडेड होती है तो रिस्क भी होता है। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ फिक्स्ड चीज़ उसे रिटर्न करनी है। अभी प्रेफरेंस की बात साइड में रख दीजिए, अभी लोन की बात कर लीजिए। तो आपको पता है कि यू हैव टू पे अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको पे करना ही करना है। तो ये जो फाइनेंशियल रिस्क है वो यही है। द इनएबिलिटी टू पे द फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट क्रिएट्स अ रिस्क विच क्रिएट्स फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? एक रिस्क क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल रिस्क आ रहा है। अब आप अपनी बुक में देखेंगे तो लिखा है ईबीआईटी। ईबीआईटी क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। भाई जो भी हमारी इनकम हुई है, जो भी हमने अर्न किया है बिफोर पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है जो भी हमने लोन या डिवेंचर इशू किए हैं उस पर। ठीक है, और टैक्स तो भैया अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो यू विल हैव टू पे टैक्स। ठीक है, ईबीआईटी को इंडेक्स ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस भी कहते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि दो कंपनी है, एक का ईबीआईटी 8 लाख है, बी का जो है वो 10 लाख है। तो ऐसे देख के तो लग रहा है कि बी बहुत कमाती है। भाई उसकी अर्निंग बिफोर टैक्स जो है इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 लाख है जबकि ए की 5 लाख है। लेकिन ईएआईटी अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जब आप टैक्स और इंटरेस्ट पे कर देते हैं उसके बाद जो मनी बचती है वो हम एज अ डिविडेंड बांटते हैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर में। तो वो जो बचता है टैक्स और इंटरेस्ट पे करने के बाद वो ए के पास 5 लाख बचता है और बी के पास 6 लाख बचता है। तो देखिए फेवरेबल सिचुएशन में किसके शेयर होल्डर होंगे? इसके होंगे, है ना। यहाँ पे जो ज़्यादा पैसा बच रहा है यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट और टैक्स के थ्रू ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो हम किसी को भी सिर्फ ईबीआईटी देख के नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छी कंपनी है। क्या पता उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा हो और एंड में उसके पास कम पैसा बचे। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है। हम बार बार वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं। अब नया कंसेप्ट यहाँ आएगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसका मतलब क्या है? मुझे जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना उनकी अर्निंग बढ़ानी है। मैं कैसे उनकी अर्निंग बढ़ा सकती हूँ? ठीक है, मुझे उनकी अर्निंग बढ़ानी है। उन्होंने मेरे यहाँ पे शेयर्स खरीदे हैं, मुझे उनकी ईपीएस बढ़ानी है, अर्निंग पर शेयर बढ़ाना है। अब देखिए ये जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना ये सेफ्टी मार्जिन प्रोवाइड करते हैं सबको। प्रेफरेंस शेयर होल्डर चॉकलेटी पीपल हैं, सिर्फ अपने इंटरेस्ट से मतलब रखते हैं यानी डिविडेंड से मतलब रखते हैं। ठीक है, और अगर मैं आउटसाइडर्स की बात कर दूं, मैं डिवेंचर होल्डर्स की बात कर दूं, मैं बैंक्स की बात कर दूं तो वो हमेशा सेफ्टी मार्जिन देखते हैं कि कौन सी कंपनी में कितने ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर हैं। क्योंकि देखो प्रेफरेंस मिलता है आउटसाइडर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि उनका पैसा पहले मिलता है। कैसे होता है? सबसे पहले आउटसाइडर को पैसा दिया जाता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है और एंड में बचा तो इक्विटी वालों को दिया जाता है। तो एट दी एंड अगर लॉस होगा तो किसको होगा? इक्विटी वालों को होगा ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो बेस प्रोवाइड करते हैं जिसे देखकर बाकी लोग हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं या हमें लोन देते हैं। तो सेफ्टी मार्जिन जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर प्रोवाइड करते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा तो होना चाहिए भाई, अगर वो इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में हम क्या करने वाले हैं? हम उनकी ईपीएस अर्निंग पर शेयर को बढ़ाएंगे। अब कैसे बढ़ाएंगे? हम उन्हीं के पैसे को यूज करके उनको ज्यादा रिटर्न दें। हाउ? अभी मैं आपको बताऊंगी।
ठीक है। इसके लिए हम EBIT एंड EPS एनालिसिस करते हैं। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड EPS मतलब अर्निंग पर शेयर, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज कि दो कंपनी है और दोनों कंपनी को 10-10 लाख रुपए की जरूरत है। उनको कितना कैपिटल चाहिए? 10 लाख रुपए चाहिए। कंपनी एक्स है, उसने 10 लाख के पूरे जो है वो शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है। 10 लाख रुपीज के शेयर्स इशू कर दिए और फेस वैल्यू 10 रुपीज है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे शेयर होल्डर कितने, तो इसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। वाई कंपनी ने क्या किया? कॉम्बिनेशन यूज कर लिया। 4 लाख के तो शेयर इशू कर दिए और 6 लाख जो है वो डिबेंचर में लगा दिए, यानी डिबेंचर के थ्रू, लोन अमाउंट के थ्रू ले लिया। देखिए दोनों की रिक्वायरमेंट 10 लाख थी, दोनों का 10 लाख हो गया, ठीक है। अब हम EBIT एंड EPS एनालिसिस करेंगे। सपोज करते हैं कि दोनों कंपनी की जो अर्निंग है वो 2 लाख है, ठीक है। इंटरेस्ट पे हमें जो करना है, अगर हमने कहीं से बोरो किया है तो वो 10% करना है। यहाँ देखिए जैसे इसने तो कुछ किया ही नहीं है। और जो हमें टैक्स रेट है ना, जो हमें टैक्स पे करना है अपने प्रॉफिट पे, वो 30% करना है। तो हम देखते हैं कि किधर के शेयर होल्डर को ज्यादा फायदा होगा। देखो शेयर होल्डर यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। देखिए EBIT दोनों ही सिचुएशन में 2-2 लाख है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई इज 2 लाख ईच। अब इसमें से सबसे पहले हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे। क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो फिर हम टैक्स माइनस करेंगे। अब एक्स ने कोई बोरोड फंड तो लिया ही नहीं है, तो ये तो निल हो गया। वाई ने जरूर लिया है, वाई ने 6 लाख के डिबेंचर इशू किए हैं, तो 6 लाख का 10% जो होता है वो हम इंटरेस्ट पे करेंगे, तो यानी 60,000 हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। तो देखते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स कितना हो जाता है। अब आई गायब हो गया यहाँ से, तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमने पे कर दिया। तो इसकी तो 2 लाख हो जाएगी और इसकी 1,40,000 हो जाएगी। अब हम टैक्स पे करते हैं। टैक्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है सपोज कि 30% पे करना है, तो दिस विल पे, कंपनी एक्स विल पे 30% ऑफ 2 लाख, दैट इज 60,000। तो इसकी जो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ रही है, दिस इज अर्निंग आफ्टर टैक्स, वो आ रही है 1,40,000। जबकि ये जो है इंटरेस्ट जो टैक्स 30% पे करेगा वो अपनी EBT का करेगा। EBT इसकी 140 है, 140 का अगर 30% पे करता है तो दैट इज 42,000। तो इसकी जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है वो 98,000 होती है। अब मैं देखती हूँ कि पर शेयर कितना अर्निंग हुआ। EPS निकालना है मुझे। EPS का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो हम इधर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स निकाल सकते हैं। रुपीज के टर्म्स में फेस वैल्यू 10 है, तो एक्स कंपनी 10 लाख बाई 10 इज इक्वल टू 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स, और ये जो है 4 लाख के इसने इशू किए थे, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 10 तो 40,000। तो अब हम EPS निकालते हैं। एक्स कंपनी का कितना होगा? 1,40,000 अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, वो है 1 लाख, तो इसका 1.40 आ रहा है। जबकि हम वाई का देख रहे हैं कि उसका अर्निंग भले ही कम है पर उसके पास इक्विटी शेयर होल्डर भी तो कम है, तो इनकी अर्निंग जो है वो 2.45 आ रही है। देखिए अब किधर वाले शेयर होल्डर को ज्यादा फायदा हुआ? उस कंपनी के शेयर होल्डर को ज्यादा फायदा हुआ जहां पे कुछ डेट अमाउंट भी था, ठीक है। भले ही इसकी अर्निंग यहाँ पे ज्यादा है पर इसका EPS कम है, जबकि इसका EPS ज्यादा है। इसी को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं, ठीक है। मुझे हमेशा देखना है कि जो मेरा रिटर्न हो ना, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन योर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। EBIT जैसे आपको इस एग्जाम्पल में मैंने लिया था कि 2 लाख EBIT है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख थी, इंटू 100 करेंगे तो 20% आ रहा है ना। तो यहाँ पे इस कंपनी के लिए जो था वो क्या था? 20% आपके लिए रिटर्न था, जबकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पे करना पड़ रहा था। हमें फायदा तभी होता है जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटरेस्ट वी आर पेइंग फॉर दैट सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिससे भी हम वो कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कब फायदा हो रहा है? जब हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, जब हमने कुछ डेट अमाउंट जो है वो इंक्लूड किया है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब वापस आ जाइए इस चीज पे। यहाँ पे हमने फाइनेंशियल लीवरेज की बात की थी। हमने कहा था कि अगर हम फाइनेंशियल लीवरेज यानी कि अपने टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ बोरोड फंड यानी फिक्स कॉस्ट कैपिटल को इंक्लूड कर लेंगे तो हमारी EPS जो है वो इंक्रीज हो जाती है। वही हमने इस एग्जाम्पल से, इस एनालिसिस से प्रूफ किया है, ठीक है। तो कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इस तरीके से देखेंगे कि किस पे EPS ज्यादा है।
ऐसे तो देखने में यही अच्छा लग रहा है कि भाई इसको तो ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बट इन रियलिटी किस कंपनी के शेयर होल्डर को ज्यादा फायदा हुआ? वाई कंपनी के शेयर होल्डर। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है, ताकि हमारा ईपीएस हो सके। तो आप ये टॉपिक पढ़िए और कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए।